आज हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल या फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। तो एक डेनिश फिजिसिस्ट थे या फिर डेनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोर। इन्होंने 1913 में जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसकी कमियों को दूर करते हुए परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने परमाणु के इस मॉडल में क्या क्या बात प्रस्तावित की ये हम लोग आज जानेंगे। तो बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और कॉपी में भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वह बोलता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, ये रहा परमाणु का नाभिक, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ऐसा बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग बोला गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इस प्रकार से निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट है। अब जो ये निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, क्या आपको मालूम है? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ी होगी। इन्हें बोला जाता है कक्षाएं या फिर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया नील बोर्स के परमाणु मॉडल का। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें बोलता है कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है और हर कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होने के कारण ही इन कक्षाओं को क्या बोला जाता है, इन कक्षाओं को बोला जाता है ऊर्जा स्तर या फिर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये है कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, किसके मॉडल का, बोर के परमाणु मॉडल का। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार कक्षाओं में या कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिन्हें हम ऊर्जा स्तर या फिर ऊर्जा कोश या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं, इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग नंबर से 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कितने भी ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। या फिर इनको हम किससे दिखाते हैं, हम लोग इनको के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश इस प्रकार से भी दिखाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज या फिर मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा जो कि होता है MeV/r। यहाँ पर Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी या फिर वेग, r क्या है, त्रिज्या उस कक्ष की या उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये बराबर होनी चाहिए h/2π के पूर्ण गुणज के, यानी कि NH/2π, जहां पर n है एक पूर्णांक और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 से लेकर कुछ भी। ठीक है, तो देखिए अगर हम n की जगह पर रख देते हैं 1, ठीक है, तो लिख लेते हैं अगर n = 1 तो तब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2π। ठीक है, उसी प्रकार से n = 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h/2π, है ना, और ऐसी 3 रखेंगे तो 3h/2π, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉनों का, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्वांटित या फिर क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो इतना तो हम लोग समझ गए। अब हमें जो जानने लायक बात है वह है कि कोणीय संवेग क्या होता है। हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वह क्या होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि कोणीय संवेग क्या होता है तब, तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में ये भी जाना था या फिर फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि जो रेखिक संवेग होता है ना, रेखिक संवेग किसके बराबर होता है,
ये बराबर होता है मास यानी कि द्रव्यमान गुणा किसके, वेग के या फिर वेलोसिटी के। तो ये क्या होता है, m इंटू वी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो कोणीय संवेग होता है यह बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, किससे, आई से, कैपिटल आई से। ठीक है, इनटू ये जो मल्टीप्लाई होता है जड़त्व आघूर्ण आई का, वह होता है कोणीय वेग यानी कि ओमेगा के साथ में। ठीक है, तो ये आई क्या है, ये है जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा क्या है, ये है कोणीय वेग। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, अब हमको मालूम है जो ये आई होता है यानी कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है यह किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है mr², है ना, जहाँ पर जो m है यानी कि मास है वो हम किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। r क्या है, उस कक्षक की त्रिज्या जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाभिक के साथ में। ठीक है, इनटू ओमेगा यानी कि जो कोणीय वेग होता है यानी कि ओमेगा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है v अपॉन r यानी कि वेलोसिटी अपॉन रेडियस यानी कि वेग अपॉन त्रिज्या। ठीक है, अब इस r से एक r हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा MEVR। तो समझिए आप ये कैसे हमने यहाँ पर कोणीय संवेग MEVR लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि जब इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो कोणीय संवेग हमारे पास यही आता है MVR, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में हम इसे MEVR लिखते हैं, जो कि बराबर किसके हो गया, NH अपॉन 2 पाई के, जहां पर n क्या है, एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। पाई तो आपको पता ही है 3.14 या फिर 22/7 जिसकी वैल्यू होती है। h आपको मालूम है प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर प्लांक का नियतांक, अर्थात 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट बोर के परमाणु मॉडल का। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी विशिष्ट कक्षा में होता है तो वह ना तो ऊर्जा अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। देखिए ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में या फिर मान लिया पहली ही कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, है ना, तो ये ना ही एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा यानी कि अवशोषण करेगा, और ना ही उसका क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान रखने लायक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट था, इसको तो समझ ही गए होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें है जिसे हम नेक्स्ट पेज में जाके करेंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोर के परमाणु मॉडल का। उसे बोला जाता है बोर का आवृत्ति का नियम। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बोर का आवृत्ति का नियम क्या बोलता है। इस नियम को समझने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अभी तक हम लोग देख रहे थे स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में, है ना, यानी कि स्थायी अवस्थाओं के बारे में, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है ना, और इस टाइम पर जिस विशिष्ट कक्षा में यह चक्कर लगा रहा होता है या एक वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो ना ही ये ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है। ठीक है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा दे दी जाए तो इसके पास जब ज्यादा ऊर्जा आएगी तो वह ऊर्जा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था या घूम रहा था नाभिक के चारों ओर। अब देखिए, अब बात समझने लायक ये है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा दे दी जाए, जब इसे अधिक ऊर्जा मिल जाएगी तो ये कुछ ऊर्जा का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और एक निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करने पर जो इसकी अवस्था हो जाएगी वह हो जाएगी
उत्तेजित अवस्था या फिर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है। ठीक है, तो जो ये उच्च ऊर्जा स्तर में जंप किया, इसको इस तरीके से समझते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो कि कम ऊर्जा स्तर में था, जब इसे एनर्जी मिली तो इसने एक निश्चित मात्रा की जो एनर्जी है या ऊर्जा है उसे कर लिया एब्जॉर्ब या फिर उसका अवशोषण कर लिया। तो जब इसने इस एनर्जी का अवशोषण कर लिया तो ये जंप कर जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो वापस से अपनी पहली वाली ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो इसका मतलब है जो ये उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, ये थी इसकी अस्थायी अवस्था, यानी कि ये इसकी कोई स्थायी अवस्था नहीं थी। यहाँ पर ये हमेशा के लिए नहीं आया है, ये है अस्थायी अवस्था में। जैसे ही एनर्जी लेवल कम हुआ तो ये कम वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जितनी एनर्जी का अवशोषण कर रहा था, उतनी ही एनर्जी का या उतनी ही ऊर्जा का ये एमिशन या फिर उत्सर्जन भी कर रहा होता है जब ये वापस से कम ऊर्जा स्तर में आ रहा होता है। तो ठीक है, इन्होंने बताया कि इन दोनों ही जो ये अवस्थाएं हैं, इस टाइम पे जितनी भी ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन हुआ है, जितनी भी विकिरणों का या फिर ऊर्जा का, उसको हम दर्शा सकते हैं डेल्टा ई से। और ये डेल्टा ई होता है इन दोनों ही जो स्टेट्स में एनर्जीज हैं उनका अंतर, यानी कि E2 माइनस E1। ठीक है, अब हमको मालूम है कि जो ये डेल्टा ई है या फिर जो एनर्जी होती है वह प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, यानी कि E इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो यहाँ पर अगर हम एच न्यू रख देते हैं, इक्वल्स टू E2 माइनस E1 हो जाता है। तो देखिए, यहाँ से न्यू या फिर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन H। तो या फिर जो ये E2 माइनस E1 है, ये क्या है, ये है डेल्टा E अपॉन H। ठीक है, तो हमको ये आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है या फिर एक फॉर्मूला टाइप का आपको पता चल गया कि न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच या फिर E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो यही होता है बोर का आवृत्ति का नियम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित बहुत ही मुख्य पॉइंट्स जान लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया था या कुछ प्रस्ताव रखे थे, उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। तो चलिए आज बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल या फिर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो कुछ मुख्य बिंदु थे उनके बारे में। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है वह है कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाएं कौन सी होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ना ही अवशोषण करते हैं और ना ही उत्सर्जन करते हैं, है ना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये हमको मालूम है। और इन कक्षाओं में जब वे चक्कर लगाते हैं किसी नियत या निश्चित ऊर्जा के साथ में, तो वे उसकी कौन सी कक्षाएं कहलाती हैं या कौन सी अवस्थाएं कहलाती हैं, वह अवस्थाएं कहलाती हैं इनकी स्थायी अवस्थाएं। ये इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है एक नियत ऊर्जा के साथ में। यहाँ पर ये ना ही ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अवस्थाओं के लिए स्थायी अवस्थाओं को n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इन कक्षाओं को जो ये स्थायी अवस्थाएं होती हैं, इनको हम नंबरिंग के हिसाब से 1, फिर इसके बाद की कक्षा 2, 3, 4 ऐसी करके आगे तक जितने भी नंबर्स तक आप ले जा सकते हैं या जितनी भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए आप इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि स्थायी अवस्थाओं की जो त्रिज्याएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उन्हें प्रदर्शित किया जाता है Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट या फिर a0। तो ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, स्थायी अवस्थाओं के लिए जो त्रिज्याएं होती हैं उनके लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ये A नॉट है ये क्या होता है, यहाँ पर जो A नॉट होता है या A0 होता है ये बराबर होता है 52.9 पिकोमीटर के। ठीक है, ये होती है पहली स्थायी अवस्था के लिए जिसे बोला जाता है बोर कक्षा। तो ये हो गई बोर कक्षा यानी कि पहली स्थायी अवस्था के लिए त्रिज्या। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु के लिए, और जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जनरली पहली कक्षा में ही उपस्थित होता है। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बात ध्यान में रखी जा सकती है कि जैसे जैसे n का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो n बढ़ने के साथ ही किसका मान बढ़ जाएगा, r का मान भी बढ़ेगा, यानी कि जो त्रिज्या है वह भी बढ़ेगी। और त्रिज्या बढ़ने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है ना, तभी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लोग सर्किल में देखते हैं या वृत्त में देखते हैं, वृत्त छोटा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, वृत्त बड़ा है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से दूर जाने का ये मतलब है कि वे अगले कक्षकों में ट्रेवल कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी त्रिज्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। बड़े कक्षकों में वो क्या करने लगे हैं, गति करने लगे हैं, या बाहरी कक्षकों में वे गति करने लगे हैं। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन द्वारा व्यक्त किया जाता है, और स्थायी अवस्थाओं की जो त्रिज्या होती है Rn = n² A0 होती है, जहां पर A0 52.9 पिकोमीटर होती है, जो कि पहली स्थायी अवस्था के लिए त्रिज्या होती है, जिसे बोला जाता है बोर कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, और जो ये Rn है यानी कि n का मतलब यहाँ पर ये है कि nth कक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। R1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे n की जगह पर, R2 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो n की जगह पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो इसका थर्ड पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है स्थायी अवस्था की ऊर्जा। और जो ये स्थायी अवस्था की ऊर्जा है यह ज्ञात की जाती है En। ठीक है, एनर्जी nth स्टेट के लिए, यानी कि यहाँ पर हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये सब रख सकते हैं। ठीक है, तो En = -RH 1/n², ये होती है स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब आप सोचेंगे ये एनर्जी है और इसका मान माइनस में कैसे आ सकता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। उसके पहले जो ये टर्म्स हैं पहले इनको जान लेते हैं हम लोग। देखिए, जो ये RH है, RH होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको पुट करनी हो तो ये होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी स्टेट में, जिस भी स्थायी अवस्था में आपको एनर्जी ज्ञात करनी है इलेक्ट्रॉनों की, उसका नंबर आप लोग रख देंगे n की जगह पर। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। आपको ये वाला डायग्राम याद होगा, हमने कहाँ पर पढ़ा था, जब हम हाइड्रोजन के लिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे, है ना। तो इसको हम एक ऊर्जा स्तर आरेख में कैसे बदल सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एनर्जीज भी लिख दें इनकी, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ अवस्थाओं की एनर्जीज लिख रहे हैं। देखिए जहाँ पर n = 1 होगा ना, वहां पर जो E1 की वैल्यू आती है वह कितनी आती है, वह आती है -2.18 × 10⁻⁻18 जूल। अब ये कैसे आई, तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या, En = -RH × 1/n²। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी हैं। कैसे, यहाँ पर n की जगह पर 1 रख दिया। ठीक है, चलिए इसको करके ही देख लेते हैं। देखिए E1 = कितना आ गया, -RH, माइनस को ऐसे ही रख दीजिए। RH की वैल्यू, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, इनटू 1 अपॉन किसका स्क्वायर होगा,
n की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो उतना ही आ जाएगा। तो E1 कितना आ गया, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट, या फिर इसको बोला जाता है तलस्थ अवस्था। तलस्थ मतलब क्योंकि सबसे पहली अवस्था है ये, सबसे पहली स्थायी अवस्था है ये। ठीक है, निम्नतम अवस्था है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, तलस्थ अवस्था या फिर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इतना समझ गए। अब वैसे ही अगर आप E2 के लिए आपने, या फिर जो सेकंड वाली स्थायी अवस्था है उसके लिए आपने एनर्जी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, बस इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पर n की जगह पर हमने 1 रखा था वहां पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। यहाँ पर आ गया E2, ठीक है, ये भी आ गया E2। यहाँ पर हमने n स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर किया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर अपॉन में क्या कर दिया, 4 कर दिया। बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही हैं। अब जब आप 4 से इसको भाग दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और ये है आपकी, जहां पर n इक्वल्स टू 2 है वहां पर एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, E2 इक्वल्स टू -0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप n की अन्य वैल्यूज के लिए भी या फिर अन्य स्थायी अवस्थाओं के लिए भी एनर्जीज की वैल्यूज याद कर सकते हैं। किसकी एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज या फिर ऊर्जा की वैल्यूज याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, अर्थात बहुत दूर चला जाता है, तो तब वहां पर एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 0। और ऐसी जो स्थायी अवस्था होती है या स्टेट होती है उसे n इक्वल्स टू इंफिनिटी से शो किया जाता है। और इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु को बोला जाता है आयनित हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो इतना अच्छे से हम लोगों को याद रखना है और इतने पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं, स्पेशली ये एनर्जी वाला, और ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी बातें समझने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का मान ऋणात्मक या फिर नेगेटिव क्यों होता है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक बात करी कि जहां पर n इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है या अनंत होता है, वहां पर जो एनर्जी की वैल्यू होती है वह 0 मान ली जाती है। और इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में होता है। ठीक है, बाकी की जितनी सारी स्टेट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह स्थिर अवस्था में क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। ठीक है, तो जो स्थिर अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी हमेशा इस स्वतंत्र वाली अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कम होती है, इसलिए ये एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही होती है या फिर नेगेटिव ही मानी जाती है। जहां पर n इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है वहां पर E इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, इससे पहले की जितनी भी अवस्थाएं हैं सब में जो एनर्जी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और सबसे कम एनर्जी कहाँ पर होती है, जहां पर n इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में, तलस्थ अवस्था में। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वह स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। यानी कि जहां पर E इंफिनिटी होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो इससे पहले की जितनी भी अवस्थाएं आएंगी, यानी कि E n के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए, उसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, -RH इंटू 1/n²। ठीक है, और जो सबसे कम ऊर्जा होगी, यानी कि जो सबसे अधिक ऋणात्मक ऊर्जा हमें शो होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की, वह कौन सी स्टेट में होती है, वह होती है पहली स्टेट में, पहली स्थिर अवस्था में। E1 इक्वल्स टू कितनी,
-2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सबसे कम ऊर्जा किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट में, n इक्वल्स टू 1 यानी कि पहली या फिर तलस्थ अवस्था में या फिर ग्राउंड स्टेट में सबसे कम ऊर्जा होती है। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आ गए। तो अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की उपलब्धियों की या फिर अचीवमेंट्स की, और उसी में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की उपलब्धियां या फिर अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसमें जो पहला पॉइंट है या पहली उपलब्धि है बोर के परमाणु मॉडल की, वह है कि जो बोर का सिद्धांत है वह परमाणु के स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी की व्याख्या करता है। वो कैसे, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जिन वृत्ताकार पथों में ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स या फिर कक्षाएं। तो बोर का परमाणु मॉडल ये बोलता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में किसी स्थायी अवस्था में रहते हैं या फिर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो ये अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। ये अपनी ऊर्जा का ह्रास कब करेंगे, जब ये उच्च एनर्जी स्टेट से यानी कि जो हायर एनर्जी स्टेट है, उच्च ऊर्जा स्तर है, उससे निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तब करेंगे। यहाँ पर जब ये स्थायी अवस्था में है तब ये ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, और ऊर्जा का ह्रास नहीं करेंगे तो इसका मतलब है ये एक नियत ऊर्जा के साथ में वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहेंगे और ये नाभिक में जाकर नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो परमाणु है वह क्या है, स्थायी प्रवृत्ति का है। ये स्पष्टता बता पा रहा है बोर का परमाणु मॉडल। तो पहला पॉइंट पता चल गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु तथा एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करने में सहायक है। और जो ये एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात चल रही है यह है हीलियम आयन या फिर लिथियम आयन या फिर बेरिलियम आयन, जो कि हाइड्रोजन के समान ही स्पीशीज मानी जाती है। तो इनके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। किसके माध्यम से, बोर के सिद्धांत के माध्यम से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करने के लिए गणितीय सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा, En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। जूल एनर्जी है तो किस में आ रही है, जूल ही इसका मात्रक या फिर इकाई होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा की गणना कर रहे थे तो हम Z की जगह पर कितना रख रहे थे, 1 रख रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये Z है ये क्या है, ये है परमाणु संख्या। तो इसको भी नोट करते चलिए वरना आप भूल जाएंगे। Z क्या है यहाँ पर, ये है परमाणु संख्या। जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के लिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है, तो आप Z की जगह पर 2 रख लेंगे। लिथियम के लिए 3 होता है तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो त्रिज्या है उसे गणितीय रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है Rn इक्वल्स टू 52.9 N स्क्वायर अपॉन किसके, Z के, और ये त्रिज्या किस में दर्शाते हैं, पिकोमीटर में। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमको याद रखने हैं एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे कि हीलियम आयन, लिथियम आयन इत्यादि के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये Z जो होती है परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें हम इन परमाणु के अनुसार उनका क्रमांक या फिर संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी एनर्जी इस टाइप के आयनों के लिए। समझ गए इतना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि बोर सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या संभव हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो इसको हम नेक्स्ट पेज में चल के देखते हैं कि किस प्रकार से बोर के सिद्धांत के बेसिस पे हम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमें मालूम है कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वह बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, ठीक है। और जब ये किसी वायु स्रोत से ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि n=1 वाली कक्षा में उपस्थित है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते भी जाते हैं, ये मान लिया क्या है n=1, ठीक है, और ये है n=2 यानी कि दूसरी कक्षा, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये ग्रहण करेगा किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा। अब जब ये ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा तो ये आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में या फिर उत्तेजित अवस्था में। तब ये क्या करता है, ये इस वाली कक्षा से जंप कर जाता है इस वाली कक्षा में, ठीक है। और यहाँ पर ये तब तक रहता है जब तक इसके पास जो ऊर्जा है वह उसका ह्रास नहीं होता, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में रहता है तो ये कहलाती है क्या, अस्थायी अवस्था। ये अस्थायी अवस्था क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ही समय के लिए है। जैसे ही ये अपनी ऊर्जा का ह्रास करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये अपनी पुरानी वाली अवस्था में ही वापस आ जाएगा, जो कि इसकी स्टेशनरी स्टेट या फिर क्या है, स्थायी अवस्था है, ठीक है। तो अब ये कर रहा है ऊर्जा का ह्रास, ठीक है। ऊर्जा का ह्रास का क्या मतलब है कि ये ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, यानी कि एमिशन कर रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और ये इस प्रकार से अपनी पुरानी वाली स्टेट में क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। तो ये वाली स्टेट क्या है इसके लिए, ये है स्थायी अवस्था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी, ये भी बोर के परमाणु मॉडल के ही अनुसार, ठीक है, कि जब इसने ऊर्जा का अवशोषण किया तो ये अपनी स्टेट बदल के यहाँ पर चला गया, इसने जंप कर लिया दूसरी कक्षा में। फिर इसने ऊर्जा का ह्रास हुआ इसकी और ये अपनी पुरानी वाली अवस्था में ही वापस आ गया, जो कि इसकी स्थायी अवस्था कहलाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बात डिस्कस भी की थी पहले भी, है ना, कि जो एनर्जीज हैं इसके बीच की जो अंतर है यानी कि E2 माइनस E1, यानी कि दो अवस्थाओं के बीच में जो ऊर्जाएं हैं उनका अंतर क्या होता है, h न्यू या फिर hc/λ, यही होता है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है वह किस रूप में हो रहा है, वह हो रहा है क्वांटा के रूप में, ठीक है। जो हमने बात की थी कि E क्या होता है, h न्यू होता है। तो इस प्रकार से जो ये हाइड्रोजन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए वापस से अपनी स्थायी अवस्था में आता है तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, इससे बनता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक स्पेक्ट्रम। और वह कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, वह होता है एमिशन स्पेक्ट्रा या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसे हम लोग पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर सिद्धांत के आधार पर हो गई हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, कि स्पेक्ट्रम क्यों बना था हमने जान लिया उसका कारण, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा के अंतर को एक समीकरण के द्वारा और एक अलग तरीके से देखेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, तो जब ये अपनी एक्चुअल एनर्जी स्टेट में है तब हमने मान लिया कि ये है इनिशियल स्टेट में यानी कि Ni, ठीक है, और जो यहाँ पर एनर्जी है वह है Ei, ठीक है। जब इसने किया ऊर्जा का अवशोषण तो इसने जंप किया एक उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने अपनी ये जो इनिशियल वाली स्टेट है ये छोड़ के ये चला गया उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने NF यानी कि फाइनल कक्षा, जिसमें इसने क्या किया है, जंप किया है, और जो यहाँ पर एनर्जी है वह हो जाएगी EF यानी कि एनर्जी फाइनल वाली स्टेट के लिए जहाँ पर इसने जंप किया है, ठीक है। फिर जब इसकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ह्रास होने लगेगा, ये ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए वापस से अपनी वाली स्टेट में क्या कर लेगा,
जंप कर लेगा या फिर चला जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ध्यान में ये ई इनिशियल यानी कि ई आई और ई फाइनल यानी कि ई एफ रखना है। इनिशियल कौन सी स्टेट है, जो एक्चुअल स्टेट है जहां पर वे पहले था, और जब इसने ऊर्जा का अवशोषण किया तो ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया। तो इन दोनों ही कक्षाओं के बीच की जो ऊर्जा है उसका अंतर हम लोग कैसे व्यक्त कर रहे हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एफ यानी कि फाइनल वाली स्टेट में जो एनर्जी है माइनस ई आई यानी कि इनिशियल वाली स्टेट में जो एनर्जी है, ठीक है। इतना समझ गए। अब हमें मालूम है या फिर हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में जो बात की थी कि जो एनर्जी होती है ना, nth स्टेट के लिए हम लोगों ने देखी थी, कितनी देखी थी, वो यहाँ पर हमारे काम आएगी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ई एन होता है nth स्टेट के लिए ना, वह कितना होता है, वह होता है माइनस आर एच, जहाँ पे आर एच क्या था, रिडबर्ग्स कांस्टेंट था, 1/n²। यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी की जो अन्य एक इलेक्ट्रॉन या एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है लाइक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब के लिए यहाँ पर Z आएगा और Z की जगह पर उनका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ई एन इक्वल्स टू माइनस आर एच अपॉन n² है, ठीक है। तो इसको अगर हमने यहाँ पर पुट करना है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस आर एच अपॉन n² की जगह हम क्या लिख देंगे, nf² यानी कि फाइनल वाली कक्षा के लिए, ठीक है। माइनस ई आई की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आर एच अपॉन ni², ठीक है। तो इतना तो समझ गए हम लोग। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये है माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। तो हम इस वाले को आगे की साइड रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, आर एच पहले तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा 1/ni², ये वाला आगे आ गया, माइनस ये तो माइनस में ही है तो ये कितना आ गया 1/nf², ठीक है। तो इतना समझिए आप लोग। आर एच की वैल्यू कितनी है, आर एच की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पर होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग। तो अब देखिए, अब हम लोग का क्या काम है, हम लोग ज्ञात करेंगे न्यू यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन के अवशोषण और उत्सर्जन यानी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन से संबंधित जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसको ज्ञात करेंगे। हम साथ ही साथ तरंग संख्या यानी कि न्यू बार भी ज्ञात करेंगे। देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, एक साइड हम लोग गणना करेंगे न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की और एक साइड न्यू बार यानी कि तरंग संख्या की, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की यानी कि जो ये न्यू है। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन एच, है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू है, ठीक है। इस पर तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अब देखिए, जो ये डेल्टा ई है इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई। आप लोगों ने अभी अभी ये ज्ञात की है डेल्टा ई की वैल्यू, है ना। ये क्या है, ये है आर एच यानी कि रिडबर्ग स्थिरांक या रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई की जगह पर इसको हम लोग यहाँ पे आर एच लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो आर एच, ये अपॉन में क्या है एच, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला एच क्या दर्शा रहा है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, प्लैंक का नियतांक, इनटू 1/ni² माइनस 1/nf², यही है ना।
तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी तो वैल्यूज हमें मालूम ही है, तो उनकी वैल्यूज तो हम रख ही सकते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू या फिर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर एच यानी कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, यही वाली वैल्यू सेम टू सेम, ठीक है। अपॉन जो h है यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यही होती है, ठीक है। इनटू ब्रैकेट में तो वही रहेगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपने, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2.18 अपॉन 6.626 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 10 टू द पावर, ये -34 डिनोमिनेटर यानी कि हर में माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, +34, जूल से जूल कट गया, तो ये आवृत्ति है वैसे भी, तो किसमें इसका मान आएगा, पर सेकंड में, या फिर हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की इकाई या फिर मात्रक, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, कितना आता है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दे रही हूँ। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इक्वल्स टू आ जाती है इसकी वैल्यू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने इस प्रकार से याद कर ली। कहीं पर भी ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ठीक है। तो न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। अब हम बात करते हैं किसकी, तरंग संख्या की। तरंग संख्या को किससे शो किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है न्यू बार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये जो न्यू है ये क्या है, ये है आवृत्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो ये न्यू बार है ये क्या है, ये है तरंग संख्या, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। तो न्यू बार की वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो न्यू बार इक्वल्स टू होता है न्यू अपॉन सी यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रकाश का वेग, ठीक है, इक्वल्स टू जो न्यू है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो लिख लीजिए आर एच अपॉन, ये क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके साथ में मल्टीप्लाई प्रकाश का वेग यानी कि सी, ठीक है। तो एच सी इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है बस, तो हमें तरंग संख्या या फिर वेव नंबर का जो मान है वह पता चल जाएगा, ठीक है। तो आर एच अपॉन एच की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है, इसी को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ से ज्ञात हुआ था ना पर सेकेंड, अपॉन ये हमने किसकी वैल्यू रखी, आर एच अपॉन एच की, बचा ये प्रकाश का वेग, ये क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझे इतना। अब ब्रैकेट में तो यही आ जाएगा 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसे मीटर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, पर मीटर के फॉर्म में, है ना, ये मीटर है, ठीक है, तो पर मीटर में आएगा, तो न्यू बार इक्वल्स टू हो जाएगा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, क्या, पर मीटर, ठीक है। तो समझ गए आप लोग किस प्रकार से आवृत्ति यानी कि न्यू और तरंग संख्या यानी कि न्यू बार की वैल्यूज हमने ज्ञात कर ली। तो अब हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए जो ये n फाइनल की वैल्यू है यानी कि nf, वह ज्यादा होती है ni से,
ठीक है। और जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो Ni की वैल्यू है वह ज्यादा होती है N फाइनल से। अब ये कैसे? तो देखिए, अगर मान लिया ये अवशोषण स्पेक्ट्रा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो इनिशियल स्टेट है वह ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया इस वाली स्टेट में, तो ये तो था Ni और ये था N फाइनल, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू है ये है इस वाली वैल्यू से कम होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि इसने छोटी स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप किया है। लेकिन वही सोचिए, अगर ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहा है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसके लिए जो Ni होगा यानी कि इनिशियल स्टेट बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी, तो ये हो गया Ni और ये हो गया Nf। तो ये वाली स्टेट यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और इसका मान कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वहां पर जो बनता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनता है और वहां पर जो Ni की वैल्यू है वह Nf से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो डेल्टा E का मान है वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। वहीं अवशोषण स्पेक्ट्रा यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हुए हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है, तो बनता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और इस अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है? जो Nf होता है उसका मान Ni से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए आप? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? इसके लिए धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और बात हम लोगों को करनी है जो कि है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विभिन्न स्पेक्ट्रमी लाइंस हमें नजर आती हैं अलग अलग तरीके से नजर आ रही हैं, ठीक है। कोई डायरेक्टली एक ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट तक नजर आ रही है, कोई कैसे नजर आ रही है, कोई ऐसा हो रहा है कि ये लाइन एक उच्च ऊर्जा स्तर से बीच के किसी ऊर्जा स्तर तक है, फिर दूसरी लाइन एक ऊर्जा स्तर से बीच के किसी ऊर्जा स्तर से नीचे के ऊर्जा स्तर तक है। तो ये सब लाइंस इस प्रकार से क्यों नजर आती हैं ये भी व्याख्या करता है इसकी बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बात समझना जरूरी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि जब वह अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अपनी पुरानी वाली स्टेट में वापस लौट रहा होता है तो एक प्रकार के ही पाथ या फिर मार्ग का क्या करे? वो इस्तेमाल करे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन n=1 वाली कक्षा में है, ठीक है, और जब इसने ऊर्जा का अवशोषण किया तो इसने जंप कर लिया n=4 वाली कक्षा में, ठीक है। अब जब इसकी ऊर्जा का ह्रास होता है या फिर एनर्जी लॉस होती है तो ये क्या करता है? ये अपनी पुरानी वाली कक्षा में जंप करता है। अब ये अपनी पुरानी वाली स्थायी कक्षा में किस प्रकार से जंप कर सकता है उसके लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग हम लोग देखते हैं। देखिए, एक तो ये क्या करेगा, जब ये n=4 वाली कक्षा में गया था उसके बाद ये डायरेक्टली कहाँ से? n=4 वाली कक्षा से जो ग्राउंड स्टेट है n=1 वाली उसमें जंप कर लेगा, ठीक है। दूसरा इसमें एक टाइप ये भी हो सकता है कि ये पहले तो n=4 वाली कक्षा से आ जाए किसमें? n=3 वाली कक्षा में, और फिर n=3 वाली कक्षा से ये डायरेक्टली जंप कर ले किसमें? n=1 वाली कक्षा में, ठीक है। या फिर एक मार्ग ये भी हो सकता है कि ये n=4 वाली कक्षा से आ जाए n=2 वाली कक्षा में और फिर उसके बाद n=2 वाली कक्षा से सीधे जंप कर ले n=1 वाली कक्षा में। आप समझ पा रहे हैं इसको? सीढ़ियों का उदाहरण सोचिए कि आप लोगों में कभी कंपटीशन होता है कि आपको कोई सीढ़ी कितनी जल्दी से पार करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ में। ऐसा करते होंगे ना कि आपने 2 सीढ़ी जंप कर ली या 1 सीढ़ी जंप कर ली, ठीक है, या 3 सीढ़ी जंप करके आप सबसे पहले पहुंच गए। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग पाथ का या अलग अलग मार्गों का यूज कर रहा है, और जब ये अलग अलग मार्गों का यूज कर रहा है तो यही जो मार्ग है वह हम
स्पेक्ट्रम के रूप में, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनके रूप में देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमको लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी इस तरीके से रेखाओं के रूप में नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार से बोर के परमाणु मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक साथ उपस्थिति की भी व्याख्या कर दी। तो ये सब थी बोर के परमाणु मॉडल की उपलब्धियां। तो आप लोग इतना अच्छे समझ गए कि क्यों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल साबित हुआ और बोर का परमाणु मॉडल आया, है ना। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।